डीडी न्यूज पॉडकास्ट, आवाज देश की। डीडी न्यूज पॉडकास्ट में आज सिविल सेवाओं की ओर युवाओं का झुकाव क्यों। अक्सर परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा इंटरव्यू के उस सवाल की भी तैयारी करते हैं जिसमें उनसे पूछा जाता है कि वे क्यों इस सेवा में आना चाहते हैं। ये सवाल लाजमी भी है क्योंकि बिना ये जाने कि वो काम क्यों किया जा रहा है, जरूरी है कि उसे करने का कारण भी पता हो। हालिया वर्षों में देश में सिविल सेवाओं में युवाओं की दिलचस्पी काफी बढ़ी है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो मालूम होता है कि पिछले कुछ सालों में सिविल सेवाओं के लिए युवाओं का झुकाव बेहद ज्यादा बढ़ गया है। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए साल 2008 में जहां 3,54,000 उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, वहीं साल 2023 में इनकी संख्या बढ़कर 13 लाख से भी ज्यादा है। इन आंकड़ों से साफ समझा जा सकता है कि सिविल सेवाओं के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों है। सिविल सेवा क्या सिर्फ देश सेवा के लिए है? वो तो कई और तरीकों से भी की जा सकती है, या फिर सिर्फ पैसों के लिए। लेकिन उससे ज्यादा सैलरी तो दूसरी नौकरियों और बिजनेस में मिल सकता है। फिर ऐसी क्या वजह है कि सिविल सेवा युवाओं को इतना आकर्षित यानी अट्रैक्ट करती है? वो क्या वजह हैं जिनकी वजह से युवाओं का झुकाव सिविल सेवाओं की ओर बढ़ता चला जा रहा है? आइए डीडी न्यूज पॉडकास्ट के इस एपिसोड में पड़ताल करते हैं इसी बात की कि आखिर सिविल सेवाओं की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं युवा। सिविल सेवा का परिचय। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग, जो भारत का एक संवैधानिक निकाय यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं सहित भारतीय विदेश सेवा यानी आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआरटीएस और भारतीय कंपनी कानून सेवा आईसीएलएस जैसी सेवाओं के लिए उम्मीदवारों का सिलेक्शन करने के लिए हर साल सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करती है। हर साल लाखों उम्मीदवार अपना भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में बैठते हैं, लेकिन उनमें से चंद उम्मीदवारों को ही राष्ट्र के वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ नेशन के उपनाम से पहचाने जाने वाले इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों यानी प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के रूप में पूरी होती है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम 21 साल और ग्रेजुएट होने की योग्यता जरूरी है। सिविल सेवाओं का इतिहास। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ। इसके बाद ब्रिटिश सिविल सेवा ने अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभाली। 1853 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टरेट एनरोलमेंट के जरिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सिविल सेवकों की भर्ती करते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। 1947 से पहले भारतीय सिविल सेवा को इंपीरियल सिविल सर्विस यानी आईसीएस के नाम से जाना जाता था। सिविल सेवा परीक्षा सबसे पहले हर साल अगस्त महीने में लंदन में होती थी। इस परीक्षा के लिए पहले सभी उम्मीदवारों को घुड़सवारी की परीक्षा पास करना जरूरी था। बड़ी दिलचस्प बात है कि परीक्षा देने के लिए उम्मीदवारों की आयु उस समय 18 से 23 वर्ष के बीच होनी चाहिए थी, जो आज न्यूनतम 21 और अधिकतम 32 साल है। 1922 में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी।
भारत में पहली बार सिविल सेवा की परीक्षा तब के इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुई थी। सिविल सेवा में है काम करने के ज्यादा अवसर। अगर सरकार के सिस्टम के लेवल पर देखें तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के सारे जरूरी काम सिविल सेवकों के जरिए ही होता है। अंग्रेजों के समय से ही सिविल सेवा को इस्पाती ढांचे यानी स्टील स्ट्रक्चर्स के रूप में देखा जाता रहा है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि आज के समय में इसके साथ बहुत से संरचनात्मक बदलाव यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस जरूर आए हैं। आज के समय में सिविल सेवकों के पास काम करने की कई ज्यादा शक्तियां मौजूद हैं और यदि इस शक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो देश की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। यही वजह है कि बड़े बदलाव या कुछ अच्छा कर गुजरने की चाह रखने वाले युवा इस नौकरी की ओर आकर्षित होते हैं और इस बड़ी भूमिका में खुद को शामिल करने के लिए सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होते हैं। ये एकमात्र ऐसी परीक्षा है जिसमें सफल होने के बाद तमाम एरियाज में प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊंचे पदों पर बैठने और पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिव रोल निभाने का मौका मिलता है। इसलिए युवाओं की ये ख्वाहिश होती है कि वे भी देश के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाएंगे। सिविल सेवाओं के लिए संचार और मोटिवेशन की भूमिका। आज के समय संचार के जितने साधन हैं, दुनिया में शायद ही कभी इतने साधन मौजूद रहे हों। इस प्रतियोगी परीक्षा के बारे में आज वो तमाम जानकारियां आसानी से पाई जा सकती हैं जो पहले शायद ही मिल पाती थीं। इंटरनेट और टीवी रेडियो समेत सभी जगह इनसे जुड़ी तमाम जानकारियां कभी भी कहीं भी मिल सकती हैं। इन जानकारियों से दूर सुदूर रहने वाले युवाओं को भी सिविल सेवाओं की ओर कदम बढ़ाने का एक और जरिया मिलता है। आए दिन ऐसे अधिकारियों के बारे में पढ़ने सुनने को मिलता है जिन्होंने अपने जिले या किसी और इलाके में कमाल का काम किया हो। इस कमाल के पीछे उनकी अपनी मेहनत तो होती ही है, साथ ही इसमें बड़ा योगदान इस सेवा की प्रकृति यानी नेचर और सर्विस का भी है, जो उन्हें ढेर सारे ऑप्शंस और उन ऑप्शंस पर सही तरीके से काम करने का मौका देती है। लोकतंत्र में सिविल सेवकों की भूमिका। आजादी के बाद भारतीय सिविल सेवाओं को भारतीय लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के कार्यों को लागू करने का साधन बनाया गया। इन सेवाओं ने स्टील फ्रेम की तरह काम करते हुए भारतीय एकता, अखंडता और संप्रभुता को हमेशा बनाने का काम किया है। आज भारतीय सिविल सेवकों का काम रेगुलेशन की बजाय कोऑर्डिनेटर का हो गया है। सुशासन की बढ़ती मांगें, सिटीजन चार्टर, सूचना के अधिकारों के लिए जागरूकता, सेवा देने के राज्य के इरादे जैसी कामों ने सिविल सेवाओं की निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और दक्षता में बढ़ोतरी कर उसे सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की दिशा में आगे बढ़ाया है। सिविल सेवा का सर्व प्रमुख कार्य राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा निर्मित नीतियों को कार्यान्वित करना है। इस तरह सिविल सेवक भारत में सामाजिक समानता और आर्थिक विकास जैसे कल्याणकारी लक्ष्यों और नीति निर्देशक तत्वों यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताए गए लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा एक मेन इक्विपमेंट साबित हुए हैं, जिससे भारत एक सशक्त और मजबूत लोकतंत्र के रूप में उभरा है। भारत के कुछ प्रसिद्ध सिविल सेवक। भारत के पहले आईसीएस अधिकारी सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। रोचक बात है कि वे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा पास तो कर ली थी, लेकिन उन्होंने इस सेवा के तहत काम करने से इनकार कर दिया।
इस समय उनकी रैंक चौथी थी, जबकि उन्होंने इसके लिए सिर्फ 6 महीने पहले तैयारी शुरू की थी। इस सेवा को छोड़ने के पीछे उनके सिद्धांत और उनकी निष्ठा का पता चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यह फैसला स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लिया था, ताकि वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होकर देश को आजाद करने के आंदोलन में शामिल हो। सर बेनगल नरसिंह राव एक और ICS अधिकारी थे, जिन्हें भारत के स्वतंत्र होने से 1 साल से कुछ ज्यादा समय पहले 1 जुलाई 1946 को संविधान सलाहकार नियुक्त किया गया था। वे आगे चलकर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहले भारतीय जज यानी न्यायाधीश बने। IPS अधिकारी बनने वाले कुछ प्रमुख भारतीय लोग रमेश चंद्र दत्त, लाल बिहारी गुप्ता, भारत के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन और BN युगंधर थे। हालिया वर्षों में हिंदी माध्यम से होने वाले खूब चयनों ने भी उम्मीदवारों को सिविल सेवा की तैयारी को लेकर एक तरह का उत्साह पैदा किया है। भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को कई सारे अधिकार मिलते हैं, लेकिन इन अधिकारों के साथ उनके लिए कई सारी जिम्मेदारियां भी आती हैं, जो देश के सही संचालन और विकास के लिए बेहतर जरूरी है। युवाओं में सिविल सेवा को लेकर इन्हीं वजहों से खासा उत्साह रहता है। अगर आप भी सिविल सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आप क्यों सिविल सेवक बनना चाहते हैं। अतुल शाह, DD न्यूज।